मेरा नाम पुनीत है। मेरे सामने मेरी पहली पत्नी की शादी का कार्ड रखा हुआ था। वो पत्नी जिसे मैं तलाक दे चुका था। उसकी शादी का कार्ड अपनी आंखों के सामने देखकर मैं शर्म से सर झुकाकर बैठ गया था, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ इसलिए डिवोर्स दी थी कि वो मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती थी। मैं उसकी शादी से पहले ही कतर चला गया था और वहां जाकर ड्राइवर की नौकरी करने लगा था। लेकिन मुझे एक हिंदुस्तानी कपल को एयरपोर्ट से लेकर होटल जाना था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो औरत गोद में बच्चा उठाकर खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली थी, और फिर उसके साथ खुशी खुशी सारी रस्म रिवाज के साथ मेरी शादी हो गई थी। मैं खुश था। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि मेरी अरेंज मैरिज की गई है या मेरे माता पिता ने मेरी पत्नी को पसंद किया है। उन्होंने भले ही हर काम अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश की थी, जो कि बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। भले ही मेरी शादी घर वालों ने अपनी मर्जी से करवाई थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को शादी के बाद बहुत चाहने लगा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरी अपनी पसंद की हो। फिर वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर अभी तक हमें संतान की खुशी नहीं मिली थी। अभी तक हम दोनों की गोद खाली थी। ये कमी अभी भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे बच्चे हों, मेरा परिवार आगे बढ़े। मेरे बच्चे जिनको मैं अपनी गोद में उठाकर खिलाऊं, जो मुझे पापा कहें और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन मेरी ये चाहत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मेरी पत्नी एक अच्छी औरत होने के साथ साथ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसकी तरफ से कभी मुझे कोई शिकायत नहीं हुई थी। बस जिंदगी में एक यही कमी थी कि वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। मैं अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया था और आते ही फौरन खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि आज हमारा एक कलीग ऑफिस में अपने 3 साल के बेटे को लेकर आया था। उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी अधूरी हो, क्योंकि उसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई थी, फिर भी उसके पास बेटा था। मेरे दिल में एक अजीब सा अधूरापन आने लगा था। इसलिए ही मैं ऑफिस से तबीयत खराब का बहाना बनाकर जल्दी घर वापस आ गया था। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने सुबह मुझे बता दिया था कि आज उसे अपने मायके जाना है। कितनी ही देर तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा था और यही सोचता रहा था कि आखिर कब तक मुझे औलाद के लिए तरसना पड़ेगा। मेरी पत्नी बहुत भोली भाली और मासूम थी, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं करता था कि मैं उसे कुछ कहूँ, कोई शिकायत करूँ, कोई शिकवा करूँ, उसे बताऊं कि मैं अंदर से कितना खालीपन महसूस करता हूँ। मैं जानता था कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उसके सामने जब भी आता था तो खुद पर बड़ा काबू करता था। मैं नहीं चाहता था कि इस एक वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा पैदा हो। अब तो हद यहाँ तक हो गई थी कि मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। कुछ देर तो मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा था। जब मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकल आया था और सीधा किचन में आ गया था। मेरी पत्नी अभी तक वापस नहीं आई थी। अब मुझे खाना भी खुद ही बनाना था। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी, इसलिए ही मुझे खाना बनाना पड़ा। मैंने फ्रिज से आलू निकाले और आलू का भरता बनाने लगा। मैं भरता बना चुका था और बस आटा गूंथने ही वाला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हाथ धोकर किचन से बाहर आ गया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर मेरी पत्नी रश्मि खड़ी हुई थी। उसके साथ उसका भाई भी खड़ा हुआ था। नमस्ते जीजाजी, कैसे हैं आप? रश्मि के भाई ने मुझे नमस्ते किया तो मैंने उसे घर में आने का कहा, लेकिन वो वहीं से थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस चला गया था। उसने कहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है, वो तो सिर्फ अपनी दीदी को यहाँ छोड़ने के लिए ही आया था। वो चला गया और फिर रश्मि भी घर के अंदर आ गई थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि आज मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया हूँ। वो बेचारी तो टाइम पर ही आई थी और वो अपने साथ मेरे लिए अपने मायके से खाना भी लेकर आई थी। लेकिन अब तो मैं सब्जी बना चुका था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पुनीत, ये आपने क्या कर दिया है? आपको पता तो है, मैं जब भी अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो आपके लिए वहीं से खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मेरी पत्नी किचन में खाना बर्तन में निकालने के लिए गई तो वहां पर आलू का भरता बना हुआ देखकर मुझसे नाराज होने लगी। कहने लगी, आपने ये क्यों बनाया है? मैं आपके लिए खाना लेकर आ तो रही थी। मैंने कहा, रश्मि, तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है कि पति कब घर आ रहा है और कब नहीं। जब तुम नहीं आ रही थी तो फिर मैंने खुद ही खाना बना लिया। आखिरकार मुझे भूख लगी हुई थी, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करता। उस बेचारी ने तो मुझसे बड़े आराम से बात की थी, लेकिन मैंने उसे बेवजह ही डांट दिया था। मेरी डांट सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो समझ गई थी कि मैं बहुत थका हुआ और झुंझलाया हुआ हूँ, या फिर भूख से बिलख रहा हूँ, तभी तो गुस्से में ऐसी बातें कर रहा हूँ। इसलिए वो चुपचाप खाना बर्तनों में निकालने लगी। मैंने आगे कहा, रश्मि,
तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो तुम जल्द ही मुझे कोई खुशखबरी दे देती। फाइनली आज मैंने हिम्मत करके उससे ये टॉपिक छेड़ ही दिया था। वो बेचारी चुपचाप बर्तनों में खाना निकाल रही थी कि मैंने एक पर एक वार कर दिया था। मेरी बात सुनकर तो वो बेचारी सवाल करती हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी उसे इस तरह से बच्चा ना होने का ताना नहीं दिया था। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा और मायूसी भरा चेहरा बनाकर कहने लगी, पुनीत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? वो बेचारी रोती हुई आवाज के साथ मुझे देखकर उदास हो चुकी थी। न जाने क्यों उसका ऐसा चेहरा देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, आखिर तुम क्या समझती हो कि मैं पागल हूं जो ऐसी बातें कर रहा हूं? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो तुम जल्द ही मुझे कोई खुशखबरी दे देती, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मेरा गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका था। मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं। वो बेचारी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने काम में लगी रही और फिर मेरी तरफ खाने की प्लेट बढ़ाकर खुद वहां से चली गई। उसके जाने पर तो मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मैंने खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी थी और उसके पीछे पीछे आ गया था। वो अब कमरे में आकर अलमारी खोलकर खड़ी हुई थी। शायद वो कपड़े चेंज करने वाली थी। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने कहा, पुनीत, आपको क्या हो गया है आज? प्लीज आप मजाक मत कीजिए। मुझे आज आपसे बहुत डर लग रहा है। वो मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज के साथ बोली थी। मैंने कहा, अभी तुमने मुझे क्या कहा था कि पागल हूं मैं और पागलों जैसी बातें कर रहा हूं? क्या मतलब था तुम्हारा? मैं उस पर किसी बिखरे हुए शेर की तरह दहाड़ने लगा था। पुनीत, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस इतना कहा था कि आज आप ठीक से बात नहीं कर रहे। मेरी पत्नी ने अपनी सफाई में बस इतना ही कहा था, क्योंकि इस समय मेरा गुस्सा हाई लेवल तक पहुंच चुका था। मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और साथ में ये भी कह दिया कि आइंदा मेरे साथ जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसी समय ही मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मैंने खाना भी नहीं खाया था और आंगन में इधर से उधर टहलने लगा था। मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी अभी मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे, मगर ये तो मुमकिन नहीं था। शायद इसी वजह से ही मैं गुस्से से पागल हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था, लेकिन अब मुझे वहां पर टहलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। इसके बाद मैंने रश्मि को नहीं देखा था और ना ही वो कमरे से बाहर निकली थी। अब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था और मैं सोच रहा था कि आखिर इस सब में रश्मि बिचारी का क्या कसूर है। वो तो हर समय ही डॉक्टर को दिखाती रहती है, ट्रीटमेंट लेती रहती है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करती है। शायद मैं अपने कलीग के बेटे को देखकर आज इस हालत तक पहुंचा था कि उस पर गुस्सा कर बैठा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी अपनी पत्नी से इतने गुस्से में कभी भी बात नहीं की थी। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने कभी भी उसे इस तरह से नहीं डांटा था। बल्कि हम दोनों के बीच तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था और ना ही मैंने कभी उसे औलाद ना होने का ताना दिया था। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए कमरे में आया तो वो लाइट ऑफ करके सो रही थी। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं लाइट ऑन करूं और उससे बात भी करूं, मगर फिर उसे सोता हुआ देखकर मैं भी खामोशी से उसके साथ ही बेड पर आकर सो गया था। जैसे ही मैं सोया तो मुझे उसकी हल्की हल्की सी सिसकियां सुनाई देने लगी थी। इसका मतलब कि वो जाग रही थी, बल्कि वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी वजह से ही इतनी तकलीफ में है। मैं उसी समय उठा और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही वो जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करने लगी, जो अंधेरे में छुपकर बहा रही थी। वो अब ऐसे जाहिर कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद भी थी, मगर मैं जानता था कि वो नींद में नहीं है, बल्कि वो जाग रही है और रो भी रही है। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा तो उसने भी आंखें खोल दी थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी तैर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो अब बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई थी, मगर मैं उसके घुटने पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। मैंने कहा, रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैंने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह दिया था, लेकिन अब मुझे अपने शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं नजरें झुकाए उससे माफी मांगने लगा था। मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ भी जोड़ लिए थे, क्योंकि अपनी पत्नी का दिल दुखाने पर मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मेरे जुड़े हुए हाथ अपने हाथों से नीचे किए थे और उनको चूमने लगी थी और मुझे उठाकर अपने साथ अपने बराबर में ही बेड पर बिठा लिया था। उसने रोती हुई आवाज में कहा कि पुनीत, आप मेरे लिए मेरा पूरा संसार है। आप मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। आप आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, बल्कि मेरी ही गलती है। मुझे आपका खाना पहले ही बनाकर जाना चाहिए था।
वो बेचारी जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, अभी भी अपनी ही गलती मान रही थी। मैं शर्मिंदा होते हुए शब्दों में कहा कि नहीं रश्मि, इस पर तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। मुझे ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। मैं उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर उसके साथ बातें करने लगा था। उसने भी और कोई जवाब नहीं दिया था और मेरे सर में अपनी नाजुक उंगलियां फेरने लगी थी। मुझे कुछ सुकून आने लगा था। मैं अपनी जिंदगी के सारे दुख भुलाकर उस सुकून को महसूस करने लगा था। कुछ देर तो हम इसी तरह से बैठे रहे थे। इसके बाद जब मुझे नींद आने लगी तो मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गया था और नींद की वादियों में खो गया था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं जानता था कि वो कहाँ गई है। वो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी और मेरे उठने से पहले ही मेरे कपड़े, जूते और नाश्ता तैयार करके रख देती थी। मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सोफे पर मेरे नए कपड़े प्रेस होकर पड़े हुए थे और नीचे जूते भी पॉलिश होकर रखे हुए थे। अभी मैं यही सब देख रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और रश्मि अंदर आती हुई दिखाई दी थी। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। ये उसका रोज का रूटीन था। वो मुझे बेड पर ही चाय दे दिया करती थी। मैं उसी समय उठा और बाथरूम में घुस गया था। ब्रश वगैरह करने के बाद मैं 1 मिनट में ही आकर चाय पीने लगा था। वो भी मेरे पास ही बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। हालांकि मैं तो अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। मगर वो तो ऐसी भोली भाली इंसान थी कि उसने कल की बात को भुला दिया था और अब उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि वो मुझसे नाराज है। फिर मैं चाय पीने के बाद कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया था और वो भी कमरे से बाहर आ गई थी। जब मैं 15 मिनट के बाद नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया तो वो नाश्ता बना चुकी थी। मैंने किचन में उसके साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर गुड बाय कहकर घर से निकल आया था। आज मैं सारा दिन बहुत बिजी रहा था क्योंकि ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका मुझे हेड बनाया गया था। सारा दिन बिजी होने के बाद जब मैं घर आया तो मेरी सारी थकन ही उतर गई थी क्योंकि रश्मि ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। मुझे पनीर की सब्जी और सादे पराठे बहुत पसंद थे। उसने आज पनीर की सब्जी के साथ सादे पराठे बनाए थे जो मेरे फेवरेट थे। वो खाकर तो मेरी सारी थकन ही उतर गई थी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में नहीं गया था और आंगन में ही टहलने लगा। हालांकि सर्दियों के दिन थे मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आंगन में टहलता रहूं। रश्मि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी और मैं आंगन में इधर से उधर टहलता हुआ अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि मुझे अपनी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो जाए। मैंने उसे कहा कि मैं पहले भी बहुत सारे डॉक्टर के पास उसे लेकर जा चुका हूं मगर आज तक किसी ने भी उम्मीद नहीं दिलाई। सब यही कहते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से ही देर है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी को डॉक्टर नीरज देशमुख के पास ले जाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास जाने से मेरी परेशानी हल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मैंने सोचा कि मैं रश्मि से बात करके देखूंगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही वो दवाइयां लेना छोड़ चुकी थी। वो कहती थी कि अब वो दवाइयां खाकर थक चुकी है। कुछ देर तो मैं आंगन में इधर से उधर टहलता रहा था और उसके बाद किचन में रश्मि के पास ही पहुंच गया था। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा तो वो भी लाइट ऑफ करके बाहर ही निकलने लगी थी। मुझे देखकर रुक गई। मैंने उसे कह दिया था कि वो लाइट ऑफ करके बाहर ही आ जाए। अब हम दोनों आंगन में एक साथ ही टहल रहे थे। मैंने रश्मि से कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था तो वो सवाल करती हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, रश्मि, दरअसल बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हम डॉक्टर नीरज देशमुख के पास चलें। मेरे दोस्त नैतिक ने मुझे बताया है कि वहां जाकर हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। मैंने अपनी पत्नी से बड़े मान से कहा था, लेकिन उसने तो मेरी बात सुनकर फौरन ही अपने हाथ छुड़वा लिए थे और अजीब नजरों से मुझे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसने कहा, पुनीत, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं फिर से इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। आप तो जानते हैं कि मैंने इन 5 सालों में कितनी गरम गरम दवाइयाँ खाई हैं, जिनकी वजह से मेरा पेट भी हमेशा खराब रहने लगा है। दवाइयाँ खाकर मैं परेशान हो गई हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे और दवाई खाऊं। वैसे भी सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि मुझ में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि देर ऊपर वाले की तरफ से ही हो रही है। उसने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर मुझे सुना दी थी और फिर कमरे के अंदर चली गई थी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि हमारी परेशानी हल हो जाए, मगर वो तो इस बारे में बात करने के लिए अभी तैयार ही नहीं थी। मैं भी गुस्से में कमरे में ही पहुंच गया था, क्योंकि अब मैंने सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानने वाला। वो बेड पर बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उसका मोबाइल खींच लिया और दीवार पर देकर मार दिया। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि रश्मि, तुम्हें थोड़ा भी होश नहीं है कि मुझे कितनी ज्यादा फिक्र है। मैं दिन रात इसी फिक्र में घुल रहा हूँ कि अगर मेरी संतान नहीं हुई तो क्या होगा,
औलाद के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी रह जाती है। हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? हमें माता पिता कौन कहेगा? हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? तुम तो इन सब बातों के बारे में सोचती ही नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि मुझे दूसरों को देखकर कितनी तकलीफ होती है। सब अपने बच्चों को लेकर कितने सीरियस होते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें स्कूल लेकर जाते हैं, उन्हें घुमाते फिराते हैं, उनकी खुशियों को पूरा करते हैं। मगर हमारे पास तो औलाद ही नहीं है, हम तो खाली हाथ हैं। मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और मैं गुस्से में न जाने उससे और भी क्या क्या कह बैठा था। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, पुनीत, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं औलाद के लिए नहीं तरस रही? मैंने कितनी कोशिश की है, सैकड़ों डॉक्टर को दिखा लिया। अब तक मैं हर तरह से परेशान हो चुकी हूँ। और आप जानते हैं कि सबने यही कहा है कि हम दोनों में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ऊपर वाले की तरफ से ही देर है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी औलाद हो। मैं दूसरी औरतों को देखती हूँ, वो अपनी गोद में अपने बच्चों को लेकर कितना प्यार करती हैं, मगर मेरे पास बच्चा नहीं है। आपको इस बात का एहसास नहीं कि मैंने कोई कोशिश नहीं की है? आप आखिर क्यों सब्र नहीं कर लेते? उसकी बात सुनकर तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया था। मैंने कहा, रश्मि, मैं जानता हूं कि हम दोनों में कमी नहीं है, लेकिन हम इलाज तो करवा सकते हैं ना? मैं उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट भरे अंदाज में बोला था, मगर वो अपना हाथ छुड़ाकर एक तरफ को हो गई थी। आज वो भी कुछ अजीब सी हो रही थी। शायद वो हर समय की इस बहस को सुन सुनकर थक चुकी थी, लेकिन मेरे लिए तो यही बात सब कुछ थी। और औलाद का ना होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था। रश्मि के साथ साथ मैं भी डॉक्टर को दिखाता आया था कि कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक सभी डॉक्टर ने यही कहा था कि हम दोनों में कोई कमी नहीं है, हम दोनों फिट हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि रश्मि, प्लीज तुम मेरी बात को तो समझो। मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूँ। अगर एक बार फिर से हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो इसमें कौन सी मुसीबत आ जाएगी? जहां हम इतने डॉक्टर को दिखा चुके हैं, एक को और सही, मैंने उससे कहा था। मगर वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। इस बार वो भी बहस करने पर उतर आई थी और काफी देर तक हम दोनों में बहस होती रही थी। फिर मैं गुस्से से कमरे के बाहर निकल गया था। मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं। रश्मि तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं रही थी, या मैं उसको बात नहीं समझा पा रहा था। क्योंकि मैं चाहता था कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं, इसके बारे में मेरे दोस्त ने मुझे बताया है। हो सकता है कि उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए। वो कहती थी कि वो काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुकी है, अब उसमें आगे हिम्मत नहीं रही। मैं लगभग आधी रात तक आंगन में अकेला ठंड में बैठा रहा था। रात के 1 बजे मेरी कुल्फी जमने लगी, तो मैं भी कमरे में वापस आ गया था। वो अब सो चुकी थी और उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ भी सारे कमरे में गूंज रही थी। मुझे हैरानी हुई कि आखिर वो इतने सुकून से कैसे सो सकती है। मैं तो अंगारों पर लौट रहा था, लेकिन उसे तो कोई होश ही नहीं था। उसे इस तरह देखकर तो मेरा गुस्सा, जो थोड़ा कम हुआ था, फिर से ऊपर चढ़ गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उसे झंझोड़ कर उठा दूं और उसे पूछूं कि आखिर मेरा क्या कसूर है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान जाती। क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी भी औलाद हो और मैं भी अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर मोहल्ले की सैर कराऊं? लेकिन फिर मेरे मन ने ये गवारा नहीं किया था और मैं चुपचाप सो गया था। सोने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो बस वैसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि आखिर रश्मि को हो क्या गया है, क्योंकि आज तक तो उसने मेरी कोई भी बात नहीं टाली थी, तो फिर आज भी इतनी जिद क्यों कर रही थी? मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्सा करते करते ही न जाने कब मुझ पर नींद सवार हो गई थी और मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो रश्मि को सोता हुआ देखकर मुझे हैरानी का झटका लगा था। ये इन 5 सालों में पहली बार हो रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उछलकर बेड से नीचे उतर आया, क्योंकि 8 बज रहे थे और मुझे 8:30 बजे तक ऑफिस जाना था। मैंने रश्मि को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो फिर भी नहीं उठी। अब मैं उसे लगातार झंझोड़ रहा था। वो एक झटके से उठी और खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि पुनीत, क्या परेशानी है आपको? इस घर में तो मुझे कोई सुकून नहीं है, क्या चाहिए आपको? मैं उसे देखकर बुरी तरह से दंग रह गया था। वो तो ऐसे बात कर रही थी कि आज जैसे कोई नई बात हो। मैंने कहा, क्या हो गया है रश्मि? क्या मुझे नाश्ता बनाकर नहीं देना है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि वो फौरन से उठ गई और शर्मिंदा सी होकर कमरे से बाहर निकल गई। शायद वो बेचारी भी टेंशन में थी और इसी टेंशन में वो भूल गई थी कि उसे नाश्ता भी बनाना है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैं उसी समय ही कपड़े बदलकर बाहर आ गया था। आज मैं नहाया भी नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं जैसे ही किचन में आया तो वो नाश्ता बना रही थी। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि अब 20 मिनट हो चुके थे और ऑफिस जाने में सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। मैं इसी वक्त ही किचन से बाहर निकला और उसे बिना बताए ही बाइक निकालकर घर से बाहर निकल आया था। सारे रास्ते ही मैं जलता और गुस्से से भरा रहा था।
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे रश्मि को मेरी अहमियत पता चल जाए, क्योंकि वो तो अब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। मैं जब ऑफिस गया तो सारा स्टाफ आ चुका था। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब मुझ पर हंस रहे हैं, हालांकि सब सीरियस होकर अपना काम कर रहे थे। गैलरी में खड़ा हुआ बॉस की डांट सुन रहा था और सभी अपने अपने काम में बिजी थे। डांट खाने के बाद तो मुझे भूख ही नहीं लगी थी और मैं दोपहर तक ऐसे ही काम करता रहा था। हम दोपहर को जब मेरे सभी लोग खाना खाने के लिए बाहर गए तो मुझे भी बुलाने लगे थे, मगर मैंने उन्हें भी मना कर दिया था और चुपचाप अपना काम करता रहा था। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और भूख की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, मगर न जाने क्यों मैं अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा था। शायद मैं रश्मि का गुस्सा खुद पर निकालने लगा था। शाम को जब मैं घर गया तो रश्मि की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अपने सर में पट्टी बांधकर सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उसे इस तरह बैठे हुए देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे जला रही है, क्योंकि मैं थक हार कर सारे दिन का भूखा आया था और वो यहाँ पर बड़े आराम से चाय पी रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था और चुपचाप कमरे के अंदर चला गया था। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। न जाने मुझे क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शायद अब मेरे दिल में बच्चे की कसक फिर से सर उठाने लगी थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ही कोई ना कोई कलीग अपने बच्चे को अपने साथ ले आता था, जिन्हें देखकर मुझे भी बच्चे की कमी महसूस होती थी। आज भी मेरे कलीग में एक छोटी सी बेटियां अपने साथ ली हुई थी। वो 4 साल की बच्ची मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे अपने घर ले जाऊं, मगर मेरा वो कलीग राजी नहीं हुआ था। शायद इसी वजह से ही मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं बेड पर बैठा यही सोच रहा था कि अगर मेरी अपनी औलाद होती तो मुझे किसी के बच्चों को ऐसे लालच भरी नजरों से न देखना पड़ता। आखिर मुझे कब तक औलाद के लिए तरसना पड़ेगा। तभी अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानता था कि ये कौन है। मैंने अंदर बैठे बैठे जवाब दे दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि रश्मि खाना लेकर आई होगी। उसने तेज आवाज में कहा कि पुनीत, आप खाना खा लीजिए। आप सुबह भी नाश्ता करके नहीं गए थे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं भी आपकी वजह से सुबह से भूखी बैठी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं। नाराजगी आपकी मुझसे है, खाने से तो नहीं है ना, इसलिए प्लीज खाना खा लीजिए। मुझे अंदर बैठे बैठे रश्मि की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज सुनने के बाद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला और वहीं पर बैठा रहा था। वो अभी भी दरवाजा बजा रही थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। कुछ देर तक तो वो दरवाजा बजाती रही थी और फिर मायूस होकर खुद ही वापस लौट गई। मैं भी कुछ देर इसी तरह से कमरे में बैठा रहा था। अब इस हादसे को लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। मुझे एहसास हुआ था कि वो बेचारी ठंड में बाहर बैठी होगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया था, मगर वो आंगन में मौजूद ही नहीं थी और किचन की लाइट भी जल रही थी। मैं किचन की तरफ गया और जैसे ही दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो वो बड़े मजे से चूल्हे के पास खड़ी चूल्हा जलाकर उसकी आंच से अपने हाथ सेक रही थी। उसे इस तरह से देखकर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी और इसी समय उसे घर से भगा दूं। औलाद न होने की वजह से मैं इतनी ज्यादा टेंशन में था, मगर उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मैंने धड़ाम से दरवाजा खोला और दनदनाता हुआ अंदर पहुंच गया था और चिल्लाते हुए कहा, रश्मि, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही कि मैं कितनी टेंशन में हूं और तुम यहाँ पर बड़े मजे से बैठकर आग से अपने हाथ सेक रही हो। मैं किचन के अंदर दाखिल होते ही उस पर गुस्से से फट पड़ा था। वो मुझे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जल्दी से चूल्हा ऑफ करके साइड को खड़ी हो गई थी और कहने लगी कि पुनीत, आप क्या कह रहे हैं? अब आखिर मैंने क्या कर दिया? आप खुद ही तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो फिर मैं कहाँ जाती? मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं किचन में आकर अपने हाथों पर गरमाई लेने लगी। इस बार उसने भी सख्त शब्दों में जवाब दिया था। शायद वो भी मेरी बातें सुन सुनकर थक गई थी। उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और फौरन ही किचन से बाहर निकालकर धक्का दे दिया था। हालांकि मैं उसे खाने का कहने के लिए आया था, मगर उसे इस तरह देखकर तो मेरी भूख ही उड़ गई थी। मैं चुपचाप जाकर बेड पर सो गया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था कि वो कब कमरे में आई और कब मेरे पास आकर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी और मेरे कपड़े रोज की तरह प्रेस होकर पड़े हुए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे रात के लिए माफी मांगू, क्योंकि रात मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मगर मेरा दिमाग मुझे बहका रहा था कि आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है। गलती तो उसी की थी जिसने मुझसे बदतमीजी की। मैंने कपड़े बदले और बिना नाश्ता किए ही दिमाग के हाथों मजबूर होकर घर से बाहर निकल गया था। सारा दिन ही मैं इसी ख्याल में रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं औलाद की तड़प और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ काम में बिजी था कि अचानक से मेरा एक दोस्त सुशांत वहां पर आ गया था और मुझे उदास देखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी उदासी की वजह क्या है। मैं तो कहता हूं कि तुम भाभी से अपनी जान छुड़ा लो और दूसरी शादी कर लो,
क्योंकि भाभी तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। उसने आते ही ये बात कही और मेरे दिल पर वार कर दिया था। उसकी बातें सच में मुझे बुरी लग रही थी, मगर वो कह तो सच ही रहा था और मैं भी अब इस बारे में सोचने लगा था। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं इंतजार करूंगा। एक न एक दिन तो मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं औलाद के बिना नहीं रह सकता और वो मुझे औलाद नहीं दे सकती। इस समय मुझे पता नहीं था कि जो चीज भाग्य में नहीं होती वो इंसान चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता। उस समय तो मैंने अपने दोस्त से कह दिया था कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे दिल में अब ये बात घर कर गई थी कि मुझे रश्मि को छोड़ देना चाहिए। मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं घर गया तो मुझे फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतना ज्यादा गुस्से में क्यों रहने लगा हूँ। रश्मि ने मेरे सामने खाना लाकर रखा तो मैंने उठाकर खाना जमीन पर पटक दिया और फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया था। मैं खाना ऑफिस से ही खाकर आया था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ही खाना जमीन पर फेंक दिया था। मेरी पत्नी बेचारी वो भी हैरान रह गई थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मैंने उसकी नजरों के सवालों के जवाब नहीं दिए थे और आंगन में आकर बैठ गया था। वो भी मेरे पीछे नहीं आई थी। शायद अब वो मुझसे खींची खींची रहने लगी थी। अगले दिन भी मैं नाश्ता किए बिना ही घर से बाहर निकल गया था और ऑफिस में जाकर ही नाश्ता कर लिया था। अब मेरा ये रोज का रूटीन बन गया था कि हर रोज ही हमारे बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था और मैं नाश्ता किए बिना ही ऑफिस के लिए निकल जाता था। रात का खाना भी मैं बाहर से ही खाकर आया करता था। अब रश्मि भी मुझसे बहुत दूर हो गई थी। उसने मेरी रिक्वेस्ट करना छोड़ दी थी। औलाद न होने की वजह से ही मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरा दिमाग पहले से ही घूमा हुआ था, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे कहा था कि आखिर तुम कब तक एक बांझ औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। जो औरत औलाद न दे सके उस औरत का वजूद ही बेकार होता है। आखिरकार मेरे दोस्त सच ही तो कह रहे थे। आखिर मैं कब तक ऐसे ही सब्र कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं रश्मि को छोड़ दूंगा और इसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा, ताकि दूसरी औरत से मुझे औलाद हो सके। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अभी मैं रश्मि को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि चुपचाप ही कोर्ट से डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लूंगा। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी जल्दी ले ली थी और वकील के पास पहुंच गया था। मैंने उससे डिवोर्स पेपर्स बनाने के लिए कह दिया था और उसने मुझसे कहा था कि 1 हफ्ते के बाद मैं वो पेपर्स आकर ले सकता हूँ। 1 हफ्ते का सुनकर तो जैसे मुझे कुछ होने लगा था, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना था। अब मुझसे और सब्र नहीं हो सकता था, क्योंकि जब भी मैं रश्मि को देखता था तो मुझे अपने घर में कमी सी महसूस होती थी। मगर अब मुझे इंतजार तो करना ही था। इस 1 हफ्ते में मैं बहुत चुप चुप रहता था और मैंने रश्मि से जानबूझकर ही दूरी बनाए रखी थी। अब वो मेरे दिल से उतर चुकी थी। इस हफ्ते में भी मैंने 1-2 बार उससे कहा था कि हम डॉक्टर नीरज के पास चलते हैं, मगर उसने तो मेरी बात ऐसे हवा में उड़ा दी थी कि जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। आज मुझे वकील साहब के ऑफिस से डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए जाना था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ और मुझे वकील साहब के ऑफिस भी दिन के 11 बजे जाना था। मैं आज देर से घर से निकला था। रश्मि को भी नहीं पता था कि मैं ऑफिस जा भी रहा हूँ या नहीं, क्योंकि अब तो हमारे बीच बातचीत भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैंने तो अपना कमरा भी अलग कर लिया था और इस बात पर भी उसने कोई हंगामा नहीं मचाया था। मैं 1 घंटे के बाद जब घर वापस आया तो उसकी हैरानी की हद न रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं ऑफिस गया भी हूँ या नहीं। जब मैंने उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर्स पकड़ाए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर अब मेरे पास कोई और गुंजाइश नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इसे छोड़ दूंगा। उसने रोते हुए कहा कि पुनीत, आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दिल से चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो बुरी तरह से रो रही थी। मेरे कदमों में बैठकर मेरी रिक्वेस्ट करने लगी। मैंने एक झटके से अपने पांव छुड़ाए थे और पीछे होकर खड़ा हो गया था। उसके शब्द बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। शायद मेरे दिमाग पर बच्चे की जिद सवार हो गई थी और अब मेरी मोहब्बत भी दम तोड़ गई थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मेरा इतना कहना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर मैंने अपनी बात दोबारा जोरदार आवाज में दोहराई थी। वो बेचारी भी अब डर गई थी और कांपते हुए हाथों के साथ डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे। मैंने उसे कह दिया था कि अभी के अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। इस बार उसने कोई बात नहीं की थी और चुपचाप ही कमरे से निकल गई थी। आधे घंटे के अंदर ही वो अपना बैग तैयार करके कमरे से बाहर निकल आई थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था और चुपचाप ही कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी और मैं जल्दी से जल्द बच्चे का पिता बन जाऊंगा। इस समय मुझे ये होश ही नहीं था कि जो चीज़ इंसान के नसीब में नहीं हो वो कभी भी नहीं मिलती, और शायद मेरे नसीब में औलाद नहीं थी। वो जा चुकी थी और मैं चुपचाप अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। आखिर रोकता भी कैसे? तलाक भी तो मैंने उसे ही दी थी। मेरे दिल में उसके लिए रहम भी नहीं आया था।
मेरे माता पिता तो मेरी शादी के 2 साल के बाद हमें अकेला छोड़कर चले गए थे, मगर तब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। लेकिन अब तो वो भी चली गई थी। अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। लेकिन इस समय मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जब 2-3 दिन मैंने अपने घर में अकेले गुजारे तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मुझे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी पत्नी को तो तलाक दे दी, लेकिन अपने लिए किसी लड़की को तलाश नहीं किया था जिससे मैं शादी करता। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि चिड़िया खेत चुग चुकी थी। अब मेरा ऑफिस जाने का भी दिल नहीं करता था। आज पूरे 3 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था, और वो भी किसी वजह के भी नहीं। ये सुनकर तो मेरा दिल दहल गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, क्योंकि मैंने एक बेकसूर को तलाक दी थी। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया था और ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया था। मैंने सोचा कि सिर्फ यही तो एक ऑफिस नहीं, शहर भरा पड़ा है। मुझे कहीं भी नौकरी मिल सकती है। इस तरह के ऑफिस से मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। अगले दिन मैं शहर के सभी बड़े बड़े ऑफिस के खाक छानता रहा था, मगर किसी ने भी मुझे नौकरी पर नहीं रखा था। अब मैं बेरोजगार हो गया था। शायद रश्मि की वजह से ही मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो इसके 1 हफ्ते के बाद ही मेरी नौकरी लग गई थी। इससे पहले तो मैं बस इसी तरह की एक जगह पर नौकरी करता रहा था, और वहां पर मेरी सैलरी भी अच्छी नहीं थी। मगर शादी के 1 हफ्ते के बाद ही मेरी इतनी अच्छी जगह नौकरी लग गई थी कि वहां मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, और मैंने पूरे 5 साल तक वहां पर काम किया था। उन्होंने अब बेवजह ही मुझे काम से निकाल दिया था। सच्ची कहते हैं कि कामयाबी औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से होती है। शायद मेरे नसीब में औलाद ही नहीं थी। मेरा दोस्त अक्सर मुझसे कहता था कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, और अब तो तुमने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दी है। मगर मेरा दिल दूसरी शादी को नहीं कहता था, क्योंकि मैं एक बेरोजगार इंसान था, और बेरोजगार इंसान से कौन अपनी बेटी का रिश्ता तय करता, और वो भी एक शादीशुदा आदमी से। मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा, और फिर इसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। मगर बाहर जाने के रास्ते भी मेरे पास नहीं थे, क्योंकि जो सैलरी होती थी वो तो हर महीने ही खर्च हो जाती थी। मेरा तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं था, और जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, इससे मैं बाहर नहीं जा सकता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना घर बेच दूंगा और बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि अब ये घर भी मुझे काट खाने को दौड़ता था। लेकिन अभी मेरा पासपोर्ट वगैरह बनने में 1-2 महीने लग जाने थे। अब मैं सारा दिन ही घर पर रहता था। तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। मुझसे कोई बात करने वाला नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। आज पूरे 1 महीने के बाद जब मेरी अपने दोस्त से मुलाकात हुई, मैं उसके घर पर जाकर उससे मिला था, और एक पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा था। मेरे दोस्त ने मुझे मेरी पहली पत्नी की शादी का कार्ड दिखाया था। ये शादी का कार्ड था, जिसे देखकर मुझे हैरानी का एक जोरदार झटका लगा था। मैंने तो समझा था कि इस बांझ औरत से कोई भी शादी नहीं करेगा, लेकिन अभी तो हमारे डिवोर्स को सिर्फ 2 महीने हुए थे। इसकी इतनी जल्दी शादी हो रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि वो उसका कोई दूर का जानने वाला था, जो रश्मि से शादी कर रहा था, और उसने ही मेरे दोस्त को भी कार्ड भेजा था। जब मेरे दोस्त ने मुझे वो कार्ड दिखाया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं जमीन पर ढेर हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और रश्मि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। मैं बिना कुछ खाए पिए ही अपने दोस्त के घर से बाहर निकल आया था। हालांकि उसने मेरे लिए खास डिनर का इंतजाम रखा था। सारे रास्ते ही मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे। मुझे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया था। मैं घर नहीं गया था, बल्कि सीधा एजेंट के पास चला गया था। उससे कहा था कि वो जल्द से जल्द मेरा पासपोर्ट बनवा कर दे। अब मैं इस देश में नहीं रह सकता था। एजेंट ने कहा कि अभी कुछ दिन लगेंगे, मुझे इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं घर आ गया था। वो 15 दिन मैंने बड़ी मुश्किल में गुजारे थे, और पूरे 15 दिन के बाद मैं कतर के लिए रवाना हो गया था। वहां जाकर मैं टैक्सी चलाने लगा था। मैंने अपना घर भी बेच दिया था, और उन्हीं पैसों से ही मैंने एक टैक्सी खरीद ली थी। और अब मैं एक ड्राइवर बनकर एक अनजाने देश में जिंदगी गुजार रहा था। मेरी जिंदगी में कोई भी सुख नहीं रहा था। पहले मेरी जिंदगी अच्छी थी। मेरा अपना घर था, और उसमें मेरी पत्नी भी रहती थी। मगर अब तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया था। हर समय मैं यही सोच सोचकर पछताता रहता था, मगर मेरे पछताने का कोई फायदा नहीं था। अब तो मैं स्मोकिंग भी करने लगा था। मुझे वहां पर रहते हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे। मेरी शक्ल बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई नशेड़ी हूँ। हालांकि मैं सिर्फ सिगरेट ही पीता था, लेकिन टेंशन की वजह से मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि सभी लोग यही समझते थे कि मैं कोई नशा करता हूँ। मैं टैक्सी भी मुश्किल से चलाता था, और वो भी दिन के 2-3 घंटे। इसके बाद मैं घर वापस आ जाता था। वो एक छोटा सा घर था जिसमें 5 कमरे थे, और हर कमरे में 2-2 3-3 आदमी रहते थे। मैं भी एक कमरे में रहता था, मगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि आज से 2 महीने पहले ही मेरा रूममेट इंडिया वापस चला गया था, क्योंकि उसकी शादी हो रही थी।
उसकी शादी के नाम पर तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि ये तो अब मेरे लिए सपना ही बनकर रह गया था। मेरी शादी में कोई रुकावट भी नहीं थी, मगर फिर भी मैं शादी नहीं कर पा रहा था। न जाने इसमें क्या असलियत थी। मैंने एक दो बार अपने दोस्तों से भी बात की थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर अब तक कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं पहले जैसा पुनीत नहीं रहा था। मेरी शक्ल सूरत के साथ साथ मेरी आमदनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं तो बस अपने गुजारे लायक ही कमाता था, जो महीने भर में खर्च कर देता था। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। कभी कभी तो मुझे खुदकुशी के ख्याल भी आते थे। मेरी गलती ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। अभी भी मैं जिंदा था, शायद मुझे इस गलती की सजा दुनिया में ही मिलनी थी। आज मुझे एक इंडियन कपल को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए जाना था। उन्होंने ऑनलाइन राइड बुक की थी और 5 बजे का टाइम दिया था। अभी 3 बज रहे थे, मतलब कि 2 घंटे के बाद मुझे उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए जाना था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मेरा दिल काम करने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं काम पर नहीं गया था और मेरे पास पैसे भी खत्म होने को थे। मैं जानता था कि जब मेरे पास पैसे खत्म होंगे तो मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए ही हिम्मत करके 4 बजे नहा धोकर एयरपोर्ट आ गया था। अभी तक फ्लाइट ने लैंड नहीं किया था। फ्लाइट को लगभग 1 डेढ़ घंटे की देरी थी। मैं वहीं पर खड़ा होकर अपने यात्रियों का इंतजार कर रहा था। अब 5 बज चुके थे और फ्लाइट भी आ चुकी थी, मगर अभी तक वो यात्री बाहर नहीं निकले थे। शायद एयरपोर्ट में यात्रियों के बैग्स की चेकिंग हो रही थी। पूरे आधे घंटे के बाद मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, और इसी नंबर से आया था जिन्होंने राइड बुक की थी। वो मुझे एक चौक की तरफ बुला रहे थी। वो एक फेमस रास्ता था जिसे मैं बड़े अच्छे से जानता था। मैं पिछले 2.5-3 साल से यहाँ पर काम कर रहा था और यहाँ के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से जान गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ मुझे एक मर्द और एक औरत दिखाई दिए थे। औरत का डायरेक्शन दूसरी तरफ था और मर्द का डायरेक्शन मेरी तरफ था। वो सड़क पर मुझे हाथ के इशारे से रोक रहा था, क्योंकि मैंने उसे अपनी टैक्सी का नंबर सेंड कर दिया था, और नंबर देखकर ही वो मुझे रोकने लगा था। जब मैंने इस जवान आदमी को खुद को रोकते हुए देखा तो मैं भी रुक गया था, क्योंकि मैं भी समझ चुका था कि ये वही इंसान है जिसने राइड बुक की थी। अब वो इंसान इस औरत के कंधे पर हाथ रखे उसे टैक्सी में बैठने के लिए कह रहा था। जैसे ही उस औरत ने डायरेक्शन मोड़ा तो मुझे हैरानी का एक जोरदार झटका लगा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रश्मि थी, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उम्र लगभग 1 डेढ़ साल ही लगती थी। वो दोनों अब मेरी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। रश्मि ने मुझे नहीं देखा था, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस इंसान ने, जो शायद रश्मि का पति था, मुझे एक होटल का एड्रेस दिया था। मैं इसी तरफ एक गाड़ी दौड़ाने लगा था। मुझे कोई होश नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अभी किसी चीज से टकरा जाएगी, मगर मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था और बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी चलाने लगा था। फिर मैंने उन्हें होटल छोड़ दिया था और सीधा घर वापस आ गया था। घर आकर मैंने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था और मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है। अब तक तो मैं पछताता आया था, क्योंकि मैं रश्मि से मोहब्बत करता था और गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी थी। लेकिन अब तो मेरी सब्र की परीक्षा थी, क्योंकि अब तो वो माँ भी बन चुकी थी। अब मुझे समझ आ गई थी कि सच में औलाद मर्द के नसीब से होती है। मेरे नसीब में औलाद ही नहीं थी तो फिर कहाँ से आती। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ दिन तो मैं घर पर ही रहा था। अब मेरा यहाँ पर भी दिल नहीं लगता था, और मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही वापस हिंदुस्तान आ गया था। मेरे दोस्त सुशांत के थ्रू मैंने एक गरीब औरत से शादी कर ली थी और किराए पर रहने लगा था। मैं एक गार्डन में माली की ड्यूटी देने लगा था। हालांकि ये काम मुझे शोभा नहीं देता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मगर अब मुझे काम की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ पर काम करने लगा था। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरा जा रहा था। नीलिमा के साथ मेरी शादी को पूरे 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब तो मैं पूरी तरह से समझ गया था कि ऊपर वाले के फैसले सिर्फ वही जानता है। मैंने औलाद की वजह से रश्मि को तलाक दी थी, लेकिन दूसरी शादी के बावजूद भी मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई, और मुझे लगता है कि सारी जिंदगी ही मैं इसी कमी के साथ जीऊंगा। कितने साल गुजर जाने के बाद मुझे एक सबक तो मिला था कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब ऊपर वाला इंसान को कोई खुशी ना दे तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती, और जब ऊपर वाला किसी इंसान को दुख ना दे तो फिर सारी दुनिया भी मिलकर उस इंसान को दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने रश्मि को दुख पहुंचाया था, मगर उसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी और बच्चा भी हो गया था। लेकिन मैं तो अभी तक बच्चे की तड़प लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। न जाने मेरी ये तकलीफ कब खत्म होगी। मेरी जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि इंसान चाहकर भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है। जो भाग्य ऊपर वाले का लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता। उसे मिटाने की ताकत किसी भी चीज में नहीं है।
हाँ, प्रार्थनाओं से तकदीर बदल जाती है, लेकिन अगर ऊपर वाले को मंजूर हो तो। अगर ऊपर वाले को मंजूर ना हो तो फिर भी कुछ नहीं बदल सकता और इंसान ऐसे ही चलता और तकलीफ में तड़पता हुआ रह जाता है, जैसे मैं पछतावे की आग में जल रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।